Hello everyone, this is Mukesh Kumar and I welcome you all to the platform of BioSequel। आज हम लोग कल की क्लास को ही आगे डिस्कस करेंगे। कल जैसे हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या होता है और आपके साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर आपके क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ टॉपिक्स को हमने पिछली लेक्चर में देखा था। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे आपका फोटोसिंथेसिस का जो हिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंट था उसको। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे दैट इज फोटोसिंथेसिस का हिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंट्स को, कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुआ, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुआ। और बेसिकली इसमें हम लोग की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो की पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पे डिस्कस करेंगे। पूरे एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस के, जैसे कि हमने रिएक्शन में डिस्कस किया था कि इसमें एक CO2 मॉलिक्यूल होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, दैट इज का ग्लूकोज, ठीक है, दैट इज C6H12O6। और उसके साथ साइड बाय प्रोडक्ट में क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होता है, दैट इज इन्वायरमेंट में, और वी कैन से सराउंडिंग में, right? ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये जो इक्वेशन था दैट इज बेसिकली वो आपका था फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें जो अलग अलग जो पार्ट है, जैसे कि इसमें जो दो रिएक्टेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब जो आपका रिएक्टेंट है, इस पे अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग वर्क किए हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है दैट इज CO2 मॉलिक्यूल, ये CO2 मॉलिक्यूल जो है आपका CO2 मॉलिक्यूल पे कौन से साइंटिस्ट वर्क किए थे, दैट इज सेनेबर। हाइड्रो दैट इज वाटर मॉलिक्यूल पे कौन से साइंटिस्ट किए थे, दैट इज जैन बैप्टिस्ट एंड वेन्ने। यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं, आप इसके नाम को जरूर याद रखिएगा। जैन बैप्टिस्ट पहले साइंटिस्ट थे, और जो दूसरे साइंटिस्ट थे दैट इज वैन नेल। तो जो CO2 पे वर्क किए थे दैट इज बेसिकली वो साइंटिस्ट थे आपका सेनेबेर, और जो वाटर मॉलिक्यूल पे वर्क किए थे दैट इज जैन बैप्टिस्ट और वैन नेल, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आता है दैट इज जेन इंगम हाउस और इंगलमैन। यहाँ पे दो साइंटिस्ट है, जेन इंगन हाउस और इंगलमैन। ये दोनों साइंटिस्ट क्या किए थे, ये बताए थे कि ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट क्यों नेसेसरी हो जाता है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था दैट इज व्हाई सनलाइट इज नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो कॉन्सेप्ट था इसको बताए थे आपके जेन इंगन हाउस और इंगलमैन, ठीक है। उसके बाद जो ग्लूकोज बना था दैट इज C6H12O6, जो कि आपका था ग्लूकोज। इस ग्लूकोज के बारे में जो आइडिया दिए थे वो थे आपके दैट इज जूलियस वॉन सेक। ये जूलियस वॉन सेक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिसने आयोडीन टेस्ट किया था। आयोडीन टेस्ट करके ये ग्लूकोज को कंफर्म किया था दैट इज इन्होंने देखा कि जब ये आयोडीन टेस्ट किए ग्लूकोज पे, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, आपका जब भी हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, स्टार्च टेस्ट होता है बेसिकली आयोडीन टेस्ट, कि स्टार्च का हम लोग प्रेजेंस या दैट इज कंफर्मेशन करने के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो ये जब जूलियस बॉन सेक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब आयोडीन टेस्ट किया, तो उन्होंने आयोडीन आयोडीन टेस्ट जब किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो ग्लूकोज है वो बेसिकली आपका स्टार्च कंटेंस करता है, और स्टार्च का फॉर्मेशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या करता है, आपका स्टार्च का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। तो ये कौन दिए थे, दैट इज जूलियस वॉन सैक नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। फिर आपका जो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स था दैट इज, जो कि आपका बाय प्रोडक्ट है, जो कि इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। इस ऑक्सीजन पे कौन वर्क किए थे, दैट इज जोसेफ प्रिस्टली इंगन हाउसिंग नाम के साइंटिस्ट थे। और जो दूसरे साइंटिस्ट थे जो कि आपके थे वैन नेल। तो जोसेफ प्रिस्टली इंगन हाउसिंग और वेन नेल जो साइंटिस्ट थे, ये इस ऑक्सीजन पे वर्क किए थे, कि ये जो ऑक्सीजन था वो बेसिकली ऑक्सीजन है कि नहीं है, या फिर कौन सा गैस है, और इसके सारे प्रॉपर्टीज को ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कस करके आप जो इसका फाइनली कंक्लूजन पे आए थे। तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को देखें तो जो जो जितने भी इसमें रिएक्टेंट है और जितने भी प्रोडक्ट हैं,
जितने भी रिएक्टेंट है और जितने भी प्रोडक्ट है, उस पे अलग-अलग प्रोडक्ट रिएक्टेंट पे अलग-अलग साइंटिस्ट ने वर्क किया था, ठीक है? तो अलग-अलग वो जो रिएक्टेंट थे उस पे अलग-अलग साइंटिस्ट ने वर्क किया था। जैसे CO2 पे जो CO2 जो है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, उस पे सेनेवियर नाम के साइंटिस्ट वर्क किए थे। वाटर जो मॉलिक्यूल था दैट इज़ वो H2O, उस पे जैन बैप्टिस्ट नाम के साइंटिस्ट वर्क किए थे, और वेन नेली, इस पे 2 साइंटिस्ट थे। और जो सनलाइट था दैट इज़ बेसिकली आपका उस पे एक्सपेरिमेंट किए थे जैन इंगमहाउस और एंगलमैन। और जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ दैट इज़ C6H12O6, उस पे वर्क किए थे, जिनका वर्क था दैट इज जूलियस वॉन सैक नाम के साइंटिस्ट थे, जो आयोडीन टेस्ट करके स्टार्च का कंफर्मेशन किए थे कि स्टार्च तभी प्रेजेंट होगा ग्लूकोज पे जब उस पे सनलाइट के थ्रू आपके ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में जोसेफ प्रिस्टली, इंगन हाउसिंग और वैन नेल नाम के 2 साइंटिस्ट थे जो ऑक्सीजन पे रिसर्च किए थे। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस का बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट्स। अब हम लोग इसमें एक मेजर एक्सपेरिमेंट्स है जो जनरली लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो था आपका थियोडर डब्ल्यू इंगलमैन एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो थियोडर डब्ल्यू इंगलमैन एक्सपेरिमेंट में क्या था कि ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे दैट इज थियोडर डब्ल्यू इंगलमैन, ये जो अपना ये किए थे एक्सपेरिमेंट, वो बेसिकली स्पाइरोगायरा, जो एक एल्गा है, ठीक है, उस पे ये वर्क किए थे, ठीक है, स्पाइरोगायरा पे। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली आपका कब हुआ था दैट इज 1881। तो 1881 में ये थियोडर डब्ल्यू इंगलमैन ने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में कि जब ये स्पाइरोगायरा को लिए, जो कि एक एल्गा है, जो आपका सिमुलर फॉर्म है एल्गी का, तो इन्होंने क्या देखा कि जब एल्गा को जब आपका जब डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ के लाइट्स को जब उनपे दिया गया स्पाइरोगायरा एल्गा पे, तो देखा कि जितने भी अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि व्हाइट लाइट जो होता है, जब व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो वो 7 कलर्स शो करता है, ठीक है? तो वो 7 कलर शो करता है, 7 कलर, मतलब एक व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूट जाता है। और वो 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, जो कि जिसमें आपका V स्टैंड्स फॉर वायलेट, I स्टैंड्स फॉर इंडिगो, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन, Y स्टैंड्स फॉर येलो, O स्टैंड्स फॉर और R स्टैंड्स फॉर रेड। तो अलग अलग कलर का अलग अलग आपका ब्रेक डाउन होता है कौन सा व्हाइट लाइट। तो क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस जो एक व्हाइट लाइट जो टूट जाता है आपका जब उसको प्रिज्म में पास करते हैं हम लोग 7 कलर्स में, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया ये कौन दैट इज थियोडर डब्ल्यू इंगलमैन ने। तो थियोडर डब्ल्यू इंगलमैन ने क्या देखा कि जब व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म के थ्रू जब स्पायरोगायरा जो कि एक एल्गा है, उसके थ्रू जब पास कराया गया, तो उन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम नंबर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था स्पायरोगायरा पे, वो हो रहा था 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर, ठीक है? तो जो 700 नैनोमीटर पे हो रहा था सबसे ज्यादा, और 400 नैनोमीटर, ठीक है? तो ये दोनों जो ऐसा रीडिंग था जिसपे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा था। तो थियोडर डब्ल्यू एंगलमैन ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइनली ये कंक्लूजन किए कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर पे सबसे ज्यादा होता है, जो कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, ठीक है? तो थियोडर एंगलमैन एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उन्होंने एक स्पायरोगायरा लिए, जो कि एक ग्रीन एल्गा है। स्पायरोगायरा पे जब प्रिज्म का जो आपका व्हाइट कलर का जो लाइट होता है, वो 7 कलर्स में टूट जाता है। उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज किया इन स्पायरोगायरा पे। तो जब वो व्हाइट लाइट को पास किए प्रिज्म के थ्रू, तो ये 7 कलर्स में टूट गया विबग्योर, जो कि आपका अलग अलग नेम अलग अलग कलर को इंडिकेट करता है, जैसे V फॉर वायलेट, R फॉर रेड। तो जब इन्होंने देखा कि जब ये व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया स्पायरोगायरा में, तो जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था वो हो रहा था आपके ब्लू कलर पे और रेड कलर पे। तो इससे ये फाइनली कंक्लूजन में आ गए कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सबसे ज्यादा किस पे होता है, दैट इज आपका 400 नैनोमीटर पे और 700 नैनोमीटर।
तो ये दोनों एक ऐसा रेटिंग है जिसमें फोटोसिंथेसिस आपका सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट, दैट इज थियोडर डब्ल्यू एंगलमैन का, जिन्होंने स्पाइरोगैरा एल्गा पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट, जिससे तो अगर क्वेश्चंस पूछे जाए कि सबसे ज्यादा जो आपका फोटोसिंथेसिस कौन से वेवलेंथ पे होता है, तो दैट इज आपका 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर होगा, ठीक है। अब इसी का आगे हम लोग बात करेंगे कि ये क्या किए कि जब इस समय उस समय जब ये जो साइंटिस्ट थे, दैट इज थियोडर आपके डब्ल्यू एंगलमैन जो थे थियोडर डब्ल्यू एंगलमैन, ये जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो 1893 में ये एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने उसको फोटोसिंटेक्स का नाम दिया, और लेटर 1898 में इसी फोटोसिंटेक्स को फिर आपके नाम को चेंज करके दैट इज फोटोसिंथेसिस रख दिया गया। तो ये था आपका एक बेसिक सा फोटोसिंथेसिस का हिस्ट्री, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट जो आपके मेजर साइंटिस्ट थे, जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे, उसको मैंने यहाँ पे आपके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर दिया है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे और किस किस पे उनका वर्क था फोटोसिंथेसिस पे। और जो इसमें मेन एक्सपेरिमेंट था दैट इज थियोडर डब्ल्यू एंगलमैन का, उस एक्सपेरिमेंट को भी हमने यहाँ डिस्कस कर दिया, जिससे फाइनल कैलकुलेशन ये आया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मैक्सिमम आपके 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ में सबसे ज्यादा होता है। अब हम लोग बात करेंगे ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका ऑरिजिन कैसे हुआ और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये आपका देख पा रहे हैं, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आपका लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल है, जो कि आपका प्रिमिटिव सेल होता है, ठीक है। इसमें बहुत जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं लगभग सारे एब्सेंट रहते हैं, और जो न्यूक्लियस वगैरह कुछ कुछ रहते हैं वो वेरी लेस डेवलप्ड रहता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोकैरियोट्स है। तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स था, वो प्रोकैरियोट्स क्या हुआ कि आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गा है, सॉरी, जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गा है दैट इज लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके साथ इवोल्यूशन, जैसे इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम ग्रेजुअल चेंजेस आना किसी चीज पे, तो दैट इज इवोल्यूशन। तो आपका जब लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल्स था जो, उस पे क्या हुआ कि ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी एक अलग ऑर्गेनिज्म है और आपका एक प्रोकैरियोट्स अलग है। तो जो प्रोकैरियोट्स था ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, ये प्रोकैरियोट्स क्या हुआ कि आपका जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गा, जो ब्लू ग्रीन एल्गा का स्ट्रक्चर देखे, तो इसमें एक 70s राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, 70s यूनिट का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, और इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गा में कौन सा डीएनए होता है, दैट इज सर्कुलर डीएनए, जो कि आपका कोवैलेंटली क्लोज रहता है, ये क्लोज डीएनए रहता है, ठीक है, इस तरह के रहता है क्लोज डीएनए, ठीक है, जो कि आपका कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए रहता है, जो कि आपका प्रेजेंट रहता है ब्लू ग्रीन एल्गा में, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर किसका, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गा है, ये इंटीग्रेट कर गया किसके साथ, दैट इज आपका प्रो लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ इंटीग्रेट कर गया, ठीक है। तो ये आपका दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ब्लू ग्रीन एल्गा जैसे क्या है आपका यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। तो ये यूकैरियोटिक से, तो अगर ब्लू ग्रीन एल्गा आपका लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल के साथ आपका फ्यूज कर गया, इंटीग्रेट कर गया, इसका मतलब फाइनली क्या हुआ कि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों आपस में आके फ्यूज कर गए, ठीक है। तो ये फ्यूज कर गया, तो जैसे ये फ्यूज किया तो जैसे ही इसके क्लोज आया, तो क्लोज आया तो फिर हम लोग जैसे जानते हैं कि फिजियोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली सेल्स में किसी भी चीज को अंदर या बाहर जाना होता है तो बेसिकली इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता है। तो यहाँ पे क्या होता था कि ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको आपके लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जाना है। तो ये क्या करेगा, कौन सा प्रोसेस करेगा, दैट इज इंडोसाइटोसिस। तो ये देसी करीब आया आपका ब्लू ग्रीन एल्गा लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल के साथ, जो कि एक यूकैरियोटिक है। ये इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये आपका लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंटर कर गया, ठीक है। तो इसी ये जो इंटीग्रेशन होता है यूकैरियोटिक, जो कि आपका एक ब्लू ग्रीन एल्गा है उसका प्रोकैरियोटिक के सेल के साथ, इसी इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इंडो सिम्बायोसिस थ्योरी, ठीक है।
इंडो सिम्बायोसिस थ्योरी। तो इंडो सिम्बायोसिस थ्योरी बेसिकली क्या है? दैट इज, अगर मोटा मोटी बात में हम लोग समझे तो इंडो सिम्बायोसिस थ्योरी इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इसमें यूकैरियोटिक सेल्स कौन है? दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है, तो ये है आपका दैट इज इंडो सिम्बायोसिस थ्योरी। तो ये होने के बाद क्या हुआ कि आपका जो सेल्स था वो जो आपका यूकैरियोटिक सेल्स था दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गा, वो इंटर हो गया किसके अंदर? दैट इज आपका लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल के सेल। ये देख सकते हैं आप, ये है आपका ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है, अब ये ब्लू ग्रीन एल्गा इसके साथ इसमें एंटर हो गया सेल्स में। जिसके बाद क्या हुआ कि ये स्प्लिटिंग करने लगा, तोड़ने लगा खुद को। तो स्प्लिटिंग करते करते ये क्या हो गया? मिसोसोम्स का फॉर्मेशन किया। दैट इज, इसमें क्या हो गया कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया ब्लू ग्रीन एल्गा में। तो जैसे कि इसमें आपका स्ट्रोमा का फॉर्मेशन हुआ। दैट इज स्ट्रोमा का, और ये स्ट्रोमा कहाँ से लिया गया? दैट इज बेसिकली आपका साइटोसोल से। साइटोसोल किसका? दैट इज साइटोसोल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। फिर इसमें आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ, और वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ से डिराइव किया गया? दैट इज बेसिकली फ्रॉम मिसोसोम्स। फिर इसमें 70s राइबोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कि आपका क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम है। फिर इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, जो कि आपका होस्ट का सेल मेम्ब्रेन से डिराइव किया गया। और फिर इसमें एक इनर मेम्ब्रेन का भी डेवलप हुआ, जो कि आपका बैक्टीरियल का सेल मेम्ब्रेन से डिराइव किया गया। तो ये जो ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गा था, फाइनली उसको खुद को आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इंटीग्रेट कर लिया, दैट इज बाय थ्रू द इंडोसाइटोसिस। उसके बाद ये क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का ये फॉर्मेशन करने लगा बाय द यूजिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ होस्ट सेल। जो भी होस्ट सेल है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को ये यूज करके नया नया चीज को ये बनाने लगा। ठीक है, तो इसी तरह करके प्रोसेस के थ्रू क्या किया? प्रोकैरियोटिक जो सेल्स था, यूकैरियोटिक सेल्स था ब्लू ग्रीन एल्गा, वो खुद को इंटीग्रेट कर लिया किसके साथ? दैट इज प्रोकैरियोटिक के साथ। तो ये है आपका दैट इज इवोल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गा और प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ कॉम्बिनेशन के साथ ये हुआ। और ये जो क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ दैट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया था आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसके प्रॉपर्टी से ये चीज को वो चुरा के खुद में एंटर करवाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर की पॉइंट की बात करें तो देर इज सम की पॉइंट जिसको आप लर्न कर लेना। जैसे कि इसमें है कि जो क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है वो बेसिकली किससे डिराइव किया गया? तो वो बेसिकली आपका डिराइव किया गया फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है होस्ट सेल, यहाँ पे होस्ट सेल कौन है? दैट इज प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे होस्ट सेल कौन है? दैट इज आपके प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो होस्ट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके थ्रू आपका ये क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन को डिराइव किया गया। और सेकंड चीज कहाँ से डिराइव किया? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल या बैक्टीरियल सेल। तो बात एक ही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था होस्ट सेल या बैक्टीरियल सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल था, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूज करके, उसके एंडोप्लाज्मिक का रेटिकुलम का यूज करके फाइनली क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे मिसोसोम्स क्या था। तो मिसोसोम्स इज बेसिकली इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मिसोसोम्स क्या है? इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था बैक्टीरियल सेल्स में, उसका इन फोल्डिंग हो जाना, मतलब उसके अंदर एक नया लेयर बन जाना, दैट इज आपका बेसिकली इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन फोल्डिंग कौन किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो रहा है? दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग हो जाना। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसी कारण क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका कुछ प्रोकैरियोटिक बिहेवियर शो करता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये जो बैक्टीरिया का है आपका प्रोकैरियोटिक, उसका मैकेनिज्म को, उसके सामान को यूज करके ये खुद को प्रिपेयर किया। इसीलिए क्या होता है कि उसको होस्ट यूज किया। इसीलिए क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है कुछ प्रोकैरियोटिक बिहेवियर शो करता है। तो कौन-कौन से प्रोकैरियोटिक बिहेवियर है? जैसे कि वो 70s राइबोसोम शो करेगा, जो कि आपका एक प्रोकैरियोटिक बिहेवियर है। फिर वो आपके सर्कुलर डीएनए खुद में उसमें कंसिस्ट करेगा, जो कि आपका एक प्रोकैरियोटिक बिहेवियर है।
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होता है, बैक्टीरिया होता है, उसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रहता है जो कि क्लोज रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट भी सेम तरह का सर्कुलर डीएनए शो करता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। और जैसे बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स डिवाइड करते हैं बाय बाइनरी फ्यूजन, सेम वे में क्लोरोप्लास्ट भी बाइनरी फ्यूजन के थ्रू मल्टीप्लाई करता है। तो ये था आपके कुछ बेसिक सा जो डिफरेंसेस था या फिर की पॉइंट्स था, जो उस एक्सपेरिमेंट इवोल्यूशन के थ्रू ये एक्सट्रैक्ट हुआ पता चला। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट इंजाइमेटिक मशीनरी इनहिबिटेड बाय वेरियस टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक। जो क्लोरोप्लास्ट का जो इंजाइमेटिक मशीनरी है, वो इनहिबिट कर सकते हैं बाय वेरियस टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बायोटिक्स। तो जैसे कि बैक्टीरिया में हम लोग क्या करते हैं कि उसको एंटीबायोटिक के थ्रू रोकते हैं। तो ये भी एंटीबायोटिक प्रोकैरियोट्स का ही यूज करके खुद को डेवलप किया क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट का जो इंजाइमेटिक मशीनरी है पूरा, उस इंजाइमेटिक मशीनरी को हम लोग आपका एंटीबायोटिक्स के थ्रू यूज करके उसको इनहिबिट कर सकते हैं। क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होता है वो आपका बेसिकली बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होता है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रोकैरियोटिक का यूज करके है खुद को इवॉल्व किया। इसीलिए जो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के लिए आपका बेनिफिशियल मतलब उसको प्रोसेस को इनहिबिट करता है, सेम वे में अब वो क्लोरोप्लास्ट के भी प्रोसेस को इनहिबिट करेगा। फिर देखो यहाँ पे है ड्यूरिंग इवोल्यूशन सम क्लोरोप्लास्ट जीन माइग्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इवोल्यूशन के समय क्या होता है कि कुछ जो क्लोरोप्लास्ट का जीन होता है वो माइग्रेट करके चला जाता है कहाँ, न्यूक्लियस पे। तो जैसे कि मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है और ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट का जीन है ये माइग्रेट करके चला जाता है इवोल्यूशन के समय कहाँ, आपका न्यूक्लियस पे, जहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है। So during evolution, some chloroplast gene migrated into the nucleus. Therefore, chloroplast represent semi-autonomous और endosymbiotic behavior. इसी behavior के कारण that is during evolution जो कुछ क्लोरोप्लास्ट का जो जीन है वो माइग्रेट करके कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियस पे। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सेमी ऑटोनोमस और इंडोसिम्बायोटिक बिहेवियर शो करता है। सेमी ऑटोनोमस मतलब इसका अपना मन मर्जी होता है कि जिस जीन का चाहे रेगुलेशन करवा सकता है, और ये इंडोसिम्बायोटिक बिहेवियर शो करता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है आपका बहुत ही फेमस नेम है, दैट इज रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम का नाम आपने सुना होगा कई बार। तो रूबिस्को में क्या होता है कि 8 लार्जर सब यूनिट रहता है और 8 स्मॉलर सब यूनिट रहता है। दोनों में 8-8 सब यूनिट रहता है, दैट इज 8 लार्जर सब यूनिट रहता है, 8 स्मॉलर सब यूनिट रहता है किसमें, रूबिस्को में। रूबिस्को एक एंजाइम है। अब ये जो 8 लार्जर सब यूनिट है ये आपका इनकोड किया रहता है क्लोरोप्लास्ट का जीनोम से, और ये जो 8 स्मॉल सब यूनिट है ये आपका इनकोड किया हुआ रहता है न्यूक्लियर का जीनोम से। तो दो अलग अलग जीनोम से ये आपका इनकोड किया हुआ रहता है। दैट इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी ऑटोनोमस और इंडो सिम्बायोटिक बिहेवियर जो कि आपका शो करता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्योंकि उसका जो जीन होता है वो माइग्रेट होकर कहाँ चला जाता है, क्लोरोप्लास्ट से न्यूक्लियस। अब हम लोग इसमें देखेंगे रूबिस्को फॉर्मेशन। ये जो रूबिस्को हम लोग देखे जिसमें दो अलग अलग जीन अलग अलग जगह के जीन्स का रेगुलेशन होने के कारण जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है, इसमें 70s राइबोसोम है। देखो यहाँ पे आपका 70s राइबोसोम है। ठीक है, जो कि आपका सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आपका 70s राइबोसोम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जीन्स फॉर लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ रूबिस्को, ये डीएनए है आपका, सर्कुलर डीएनए है क्लोरोप्लास्ट में। अब यह जो सर्कुलर डीएनए है इसमें प्रेजेंट है कि जो आपका लार्जर सब यूनिट है रूबिस्को का, जिसमें 8 रहता है लार्जर सब यूनिट, उसका जीन्स प्रेजेंट है इस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे प्रेजेंट, अब इस जीन रेगुलेशन में क्या होगा कि ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनना, इस आरएनए बनना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है।
तो डीएनए से आरएनए बनता है, उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है दैट इज बेसिकली आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जीन प्रेजेंट है आपका लार्जेस्ट सब यूनिट का जीन यहाँ पे, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब इससे क्या बनेगा आपका एमआरएनए, जो कि आपका एक मैसेंजर आरएनए है। फिर इस मैसेंजर आरएनए का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा मतलब इससे क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। इससे क्या बनेगा, प्रोटीन। और ये राइबोसोम है जो कि आपका 70 राइबोसोम इस जीन को रेगुलेट करेगा, ठीक है, इस चेन को। अब ये प्रोटीन जो बना, ये प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रूबिस। इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, रूबिस्को, जो ट्रांसलेशन से बना। अब ये जो रूबिस्को है, ये फिर टिक टॉक, ये जो दो अलग अलग पैटर्न है आपके इसके सीक्वेंस में, प्रोसेस में, ये क्या करेगा, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब यहां से क्या बना, रूबिस्को। ये जो रूबिस्को बना, ये रूबिस्को बेसिकली आपका लार्जर सब यूनिट से हुआ। अब बात करते हैं हम लोग स्मॉलर सब यूनिट के। तो ये जो लार्जर सब यूनिट हुआ, ये अलग पार्ट है, और जो न्यूक्लियस से बनता है स्मॉलर सब यूनिट, वो अलग पार्ट है। तो ये लार्जर सब यूनिट से रूबिस्को बनना, उस फॉर्म को हम लोग अभी उस प्रोसेस को देखें। अब हम लोग देखेंगे स्मॉलर सब यूनिट कैसे बनता है रूबिस्को। फिर सेम इसमें भी वही चीज रहता है, जीन्स फॉर स्मॉलर सब यूनिट ऑफ रिबिस्को प्रेजेंट है। फिर इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद इसमें एमआरएनए बनेगा, जिसमें 5' एंड और 3' एंड रहता है। फिर ये एमआरएनए फिर आपका न्यूक्लियस से बाहर निकल के इसका फिर साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहाँ होता है आपका, साइटोप्लाज्म में। फिर ये ट्रांसलेशन होगा जिसमें स्मॉलर सब यूनिट ऑफ रिबिस्को, जो कि एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, सिंथेसिस करेगा। अब ये प्रोटीन क्या है, दैट इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ रूबिस्को। अब ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ रूबिस्को जो है आपका, सॉरी, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ जो रूबिस्को है, वो टीओसी और टीआईसी के थ्रू फिर ये रूबिस्को तक पहुंचेगा, और दोनों फिर एक जगह मिलके बाइंड हो जाएगा। तो टीओसी क्या है यहाँ पे, टीओसी बेसिकली स्टैंड्स फॉर होता है आपका ट्रांसलोकोन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो टॉक क्या है यहाँ पे आपका, ट्रांसलोकेशन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और टिक क्या है, दैट इज ट्रांसलोकोन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये दोनों चीज का फुल फॉर्म आप याद रख लेना, टॉक टिक। तो टॉक बेसिकली क्या है, ट्रांसलोकन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और टिक क्या है, दैट इज ट्रांसलोकन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसी तरह से क्या होता है, टू डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, टू डिफरेंट पाथ के थ्रू ये क्या करता है, दैट इज एक डीएनए जो स्मॉलर सब यूनिट होता है, वो आपका न्यूक्लियस के जीन से आपका रेगुलेशन होता है। और जो लार्जर सब यूनिट होता है क्लोरोप्लास्ट के जीन से रेगुलेट होता है। फिर दोनों सिमिलर वे में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस होता है, उसमें न्यूक्लियस वाले में भी जीन्स में, और क्लोरोप्लास्ट वाले के भी जीन्स में, दोनों से रूबिस्को का फॉर्मेशन होता है। फिर इसमें टॉक और टिक के थ्रू ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, जो कि होता है आपका ट्रांसलोकन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और ट्रांसलोकन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली रूबिस्को का फॉर्मेशन, के रूबिस्को एंजाइम्स कैसे बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे का पार्ट देखेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस जो हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सारी चीजों को आज हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग का इस सीरीज ऑफ लेक्चर का सेकेंड डे था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।